बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल को आने वाली है। यानी कि हम जनवरी में बात कर रहे हैं और अप्रैल के प्रोग्रामों की शुरुआत कहीं न कहीं देश भर में होने लगी है। कुछ लोग पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, तो कुछ संगठन जो है वो कहीं न कहीं मेहमानों को आमंत्रित कर रहे हैं। अप्रैल का महीना कहने को तो पूरा बुकिंग शुरू हो गया है। हाँ, बुकिंग शुरू हो गया और अप्रैल का जो महीना है वो कहीं न कहीं जयंतियों का महीना है। 5 अप्रैल को बाबू जगजीवन जी की जयंती, 11 अप्रैल को फूले जयंती और फिर 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती। एक सवाल निकल कर के आता है कि मुल्क भर में जो करोड़ों करोड़ रुपए बाबा साहब की जयंती पर खर्च किया जाता है, आखिरकार इसका फ़ायदा क्या है? दूसरी तरफ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पूरी ज़िंदगी बेहतर शिक्षा पाने और बेहतर शिक्षा देने के लिए हमेशा देश भर में संघर्षरत रहे। उन्होंने बहुत सारे शिक्षा संस्थान खोले, बहुत सारा लोन लिया, बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया अपने दोस्तों से और अपने साथियों से। कहाँ गया वो पैसा? कौन से शिक्षा संस्थान किस हाल में हैं? यही आज की चर्चा का विषय है और मेरे साथ प्रोफेसर रतन लाल हैं और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा और बोल 85 की ये साझा पेशकश। सर सवाल यही निकल कर के आता है कि बाबा साहब की जयंती आ रही है और आप भी बहुत सारे प्रोग्रामों में आमंत्रित हो गए होंगे स्पीच के लिए। मैं भी कई प्रोग्रामों में जा रहा हूँ। तो हम लोग बाबा के स नाम पे पैसा भी इकट्ठा हो रहा आपके नाम पे पैसा भी इकट्ठा है। हो रहा आपके है, नाम पे भी। हमारे नाम पे भी इकट्ठा हो रहा है कि तो क्या जयंती इतनी महत्वपूर्ण है या जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना था, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है? देखिए, खाली भारत में नहीं, दुनिया भर में जितने पैसे खर्च होते हैं ना हुँ, अम्बेडकर जयंती मनाने में, हुँ, उतना पैसा अगर हर साल इकट्ठा कर दिया जाए, तो हुँ, एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी या हुँ, एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी खोला जा सकता खोला है। जा सकता है। और बाबा साहब के जो अनुयायी हैं बच्चे, उसको मतलब विश्व के उच्चतम शिक्षा दिया जा सकता है। हुँ, लेकिन अम्बेडकर जयंती को लोगों ने फेस्टिवल बनाया है हुँ। और फेस्टिवल में अरबों-अरबों, करोड़ नहीं, अरबों-अरबों रुपए कई सौ करोड़ रुपए खर्च होते अरबों रुपए खर्च होते हैं, हैं। मैं हुँ, कहता हूँ। हुँ, तो अगर उसको सांकेतिक बना के, बाबा साहब तो कोई जयंती में इतना खर्चा करते नहीं थे। हुँ, 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 ना बाबा साहब मूर्ति बनवाते थे। हुँ, बाबा साहब बुद्ध, कबीर, फुले के अनुयायी थे, हुँ, लेकिन उन्होंने कहाँ मूर्ति लगवाई। हुँ, बाबा साहब मूर्तियों में नहीं, किताबों में उनको तलाशते थे। बिल्कुल। और मैं आपको 1956 लिए चलता हूँ, सितंबर में। हुँ, 1956 में अ, 200 मतलब 25वीं जयंती थी बुद्ध की। 2500वीं जयंती थी 1956 में, 56 में थी। सितंबर 1956 में। हाँ, हुँ, और उसमें उन्होंने जो किताब लिखा था, बुद्धा एंड हिज धम्मा, मेरे पास हाथ में एक किताब है। हुँ, और ये किताब देख लीजिए, ये एक था डॉक्टर, एक था संत है। हुँ, और ये अरुंधति रॉय की किताब है, द डॉक्टर एंड द सेंट, उसका हिंदी अनुवाद है। हुँ, और बहुत सारे साथी जो सुन रहे हैं उन्होंने खरीदा भी, पढ़ा भी, डॉक्टर अनिल जैन साहब, और हमने इसका अनुवाद किया था। हुँ, इसका आखिरी लाइन बाद में बताऊँगा, पहले हुँ, फुटनोट है वो बताता हूँ। हुँ, 274 नंबर फुटनोट है हुँ, कि 24 सितंबर 1956 को अम्बेडकर ने प्रधानमंत्री नेहरू को एक पत्र लिखा। हुँ, छपाई की लागत बहुत ज़्यादा है, हुँ, करीब 20,000 रुपए आएगी। हुँ, यह मेरी क्षमता से परे है, हुँ, इसलिए मैं हर तरफ से सहायता माँग रहा हूँ। बुद्धा एंड इस धम्मा के लिए। हाँ, हुँ, मैं सोचता हूँ कि यदि भारत सरकार इस पुस्तक की 500 प्रतियाँ खरीद ले, हुँ, विभिन्न पुस्तकालयों में वितरण के लिए, हुँ, और उन विद्वानों के लिए हुँ, जिन्हें इस वर्ष महात्मा बुद्ध की 2500वीं जयंती समारोह में आमंत्रित किया गया है। उस हुँ, समय सरकार ने भी मनाया था, जवाहरलाल नेहरू हुँ, मनाया था, हुँ, लेकिन वो उनको मदद नहीं मिली वहाँ से। हुँ, ठीक है? और बाबा साहब अंतिम में जो इस किताब का 138 नंबर पेज है और आखिरी लाइन है हुँ, कि हाँ, वे सूट ज़रूर पहनते थे, हुँ, लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई, हुँ, तो वे अप्रायोजित हुँ, कर्ज़दार थे। हुँ, मतलब बाबा साहब हुँ, का जब परिनिर्वाण हुआ तो कर्ज़दार थे। हुँ, हुँ। तो बाबा साहब पैसे किस लिए माँग रहे थे? बुद्ध जयंती पर हुँ, बुद्ध की मूर्ति लगाने के लिए, फेस्टिवल करने के लिए, कि बुद्धा एंड हिज धम्मा किताब छापने के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे थे, और वो किताब उनके जीवन काल में नहीं छपी, हुँ, उनके परिनिर्वाण के बाद छपी। हुँ, और ये बात मैं आज कह रहा हूँ, तो जो भी अम्बेडकराइट अपने आप को कहते हैं, आजकल तो उनके मुँह से, बहुत सारे लोगों के मुँह से अपशब्द निकलता है, हुँ, लेकिन पढ़ते नहीं वो। बिल्कुल। अब बाबा साहब के इतिहास में जाइए। बाबा साहब को बड़ौदा महाराज ने स्पॉन्सर किया, हुँ, शर्त पे कि आप आएँगे तो हमारे यहाँ काम नौकरी करेंगे। करेंगे। हुँ, हुँ। नौकरी करने गए, सबको पता है कि वहाँ से पानी भी नहीं देता था और घर भी हुँ, नहीं मिला, तो वहाँ से निकल गए। हुँ, उसके बाद उनके फाइनेंस मिनिस्टर कोई ब्राह्मण थे, वो हुँ, बार-बार उनको चिट्ठी लिखते थे हुँ, कि पैसा वापस कीजिए, कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो बाबा साहब को एक चिट्ठी है, वो इतना धमकाया उन्होंने हुँ, कि इस झगड़े में काहे के लिए गायकवाड़ साहब को बदनाम करोगे, हुँ, ठीक है? तो उन्होंने धमकाया, उसके बाद गायकवाड़ ने कभी उनसे पैसा माँगा नहीं।
मतलब जो गायकवाड़ साहब ने बाबा साहब की एजुकेशन के लिए पैसा दिया था और जब उन्होंने नहीं मांगा। लेकिन उनका जो वित्त सलाह वो था, मंत्री था, वो चिट्ठी लिखा, हाँ, चिट्ठी लिखे जा रहा है, उनको धमकाया बाबा साहब ने। हुँ, उसके बाद चिट्ठी नहीं ले रहा, लेकिन गायकवाड़ साहब बड़े आदमी थे। वो भारत के जितने रजवाड़े थे, प्रिंसली एस्टेट थे, उसमें सबसे एनलाइटेंड मॉडर्न एजुकेटेड थे। मैंने पीएचडी की है काशी प्रसाद जायसवाल पे। जायसवाल साहब वहाँ जाकर लेक्चर दिए हैं। टैगोर साहब उनके दरबार में लेक्चर दिए हैं। हाँ, और एक और साइंटिस्ट थे रमन्ना, या क्या नाम मैं भूल रहा हूँ, सीवी रमन समथिंग लाइक दैट। बड़े-बड़े लोगों को बुलाते थे, उनके यहाँ मतलब विद्वानों की दरबार लगती थी और ब्राह्मण लोग नाराज़ होते थे। बालकृष्ण भट्ट ने उनके खिलाफ लेख लिखा, हिंदी गायकवाड़ के खिलाफ। हाँ, तो उस तरह के एनलाइटेंड राजा थे। उन्होंने कभी नहीं तकाता किया और जब गोलमेज सम्मेलन में गए, उनका भाषण उन्होंने सुना, तो अपने पत्नी को आके कहा, यही लड़का है जिसको हमने पढ़ाया था। तो गले लग गए अम्बेडकर के। आप उसके बाद आइए, आप 1920 में जब मनगाँव में सभा होती है, तो साहू जी महाराज ने 2500 रुपए उनको दिया अखबार निकालने। अखबार निकालने। ठीक है साहब? और कई बार मैं कह चुका हूँ कि जब गोलमेज सम्मेलन में राजा महाराजा के खिलाफ भाषण भी दे रहे थे, जमींदारी के खिलाफ भाषण दे रहे थे, लेकिन उन लोगों से चंदा भी लिया 1335 पाउंड। उनको प्रिंटिंग प्रेस खोलना था, बच्चों के लिए हॉस्टल खोलना था, तो उसके लिए पैसे चाहिए। उन्होंने वहाँ से लिया पैसे। किस लिए लिया था? अपना घर बनाने के लिए नहीं। जब वो राजगृह उनका घर बनना था, उसके लिए भी कर्जा लिया। ठीक है? और 1938 में उन्होंने इमारत फंड शुरू किया था। 14 साल तक उन्होंने इकट्ठा किया पैसा, 1,11,000 समथिंग लाइक दैट, अमाउंट एग्जैक्ट याद नहीं है। जिसमें कई तरह के, लेकिन उनके सवर्ण दोस्तों ने भी पैसे दिए और तमाम लोगों ने पैसा दिया। उनको 60,000 की थैली उनके जन्मदिन पे दी गई थी कि बाबा साहब ये खर्चा आपके लिए है। उन्होंने 60,000 रुपए जो है ना इमारत फंड में डाल दिए। जो बाबा साहब के जन्मदिन पर 60,000 रुपए उनके दोस्तों ने दिए थे, उपहार दिए थे, हाँ, लोगों ने वो पैसा भी बाबा साहब ने इमारत फंड डाल दिया उसमें। इमारत फंड क्यों बनाना चाहते थे कि अस्पृश्यों को बैठने के लिए कोई जगह नहीं है, तो ऐसा जगह हो जहाँ पे लोग बैठें, हाँ, और वहाँ पे सेक्रेटरी होगा, शिकायत दर्ज होगा, कुछ होगा, एक सिस्टम बनेगा, क्योंकि सब जातियों के वहाँ पे पटेल भवन था, मारवाड़ी भवन था, सब भवन था, लेकिन अस्पृश्यों का कोई भवन नहीं था। तो बाबा साहब ने उसके लिए पैसा इकट्ठा किया था। उसके बाद उन्होंने जब पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी बनाई, तो सिद्धार्थ कॉलेज खोला। तो देसी राजे रजवाड़ों से अपील की थी कि मुझे 3,25,000 रुपए चाहिए, आप मेरी सहायता नहीं करेंगे? तो वो अपील की थी। उसके बाद वो जो 1946 में सरदार जोगिंदर सिंह से 6 लाख रुपए लोन लिए थे। सरदार जोगिंदर सिंह कौन थे? वो उस समय मंत्री थे, बाबा साहब के कैबिनेट में थे। अच्छा, बाबा साहब मिनिस्टर थे। तो मतलब भारत सरकार से लोन लिया 6 लाख। सर, हाँ, 6 लाख रुपए लोन लिए कॉलेज खोलने के लिए। तो बाबा साहब ये कर्ज लेते थे, अनुदान लेते थे, वो किस लिए लेते थे? किताब छापने के लिए, भवन बनाने के लिए, भवन अपना नहीं, सार्वजनिक भवन, पुस्तकालय के लिए, पत्रिका निकालने के लिए, पुस्तकालय बनाने इसके लिए लगाते थे, बनाने के लिए। इसके लिए निकाल लेते थे ना पैसे। क्या बाबा साहब के अनुयायियों को ये बात पता है? और जब अरुंधति रॉय आखिरी लाइन लिखती हैं कि सूट जरूर पहनते थे, अप्रायोजित कर्जदार थे, उनका जो किताब खरीदते थे बुक शॉप, उनका भी कर्जा रह गया था। अब ये तो शोध का विषय है और मैं भी पड़ताल करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब वो कर्जदार, उनका परिनिर्वाण हुआ, तो वो कर्जदार थे, तो कर्ज किसका था, उस कर्ज का क्या हुआ? भाई सरकारी कर्जा था, तो आज़ादी के बाद तो कैबिनेट में भी रहे नेहरू के, इंटरिम गवर्नमेंट में, और बाद में राज्यसभा में भी रहे, तो सरकारी लोन तो लोन कंटिन्यू कर गया होगा ना। तो जो लोन उन्होंने राजगृह के लिए लिया, चाहे किताबों जो खरीदे वो लोन, चाहे सरकार से लिया, आखिर उस लोन का हुआ क्या? किसने चुकाया? ये बड़ा सवाल है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो 6 लाख रुपए भारत सरकार से लोन लिया था और बाबा साहब उसको बिना दिए चले। पड़ताल करके रहूंगा कि आखिर आप भी पड़ताल करिए कि आखिरकार वो कहते हैं कि बाबा साहब को भारत रत्न उसने नहीं दिया, जगजीवन बाबू को पीएम नहीं बनाया, बाबा साहब को कुछ बिना जाने समझे हुए। अरे पीएम बनने का एक प्रोसीजर होता है ना, नहीं बनाया। तो ये सवाल पूछे कि बाबा साहब ने जो कर्ज लिया वो क्या हुआ? कर्ज किसने चुकाया? नहीं चुकाया तो कर्ज का भी ब्याज कितना हो गया होगा? बिल्कुल 56 से और अब तक कितना ब्याज हो गया होगा 6 लाख का, और उस पैसे का क्या हुआ? वो ब्याज जो है ना, ब्याज मुक्त लोन था वो। अच्छा, ब्याज मुक्त लोन था। हाँ, तो किस्त कुछ चुका, लेकिन वो पूरा नहीं चुका पाया, जहाँ तक मेरी समझ है।
तो मैं इसकी पड़ताल कर रहा हूँ कि आखिर भारत सरकार ने उस लोन के लिए इनको कोई नोटिस दिया, उनके परिवार से कोई रिकवरी रिकवरी मिसेज की, से कोई रिकवरी कुछ जब्त किया या लोन वेव ऑफ किया। ये तो कांग्रेस के लोग भी ढूंढे जरा सा। अभी बाबा साहब का नाम चल रहा है, संविधान की बात हो रही है, तो ये तो बड़ा शोध का विषय ना कि आखिर इस कांग्रेस सरकार ने उस लोन का किया क्या। ये नेहरू अभी तक बाकी है। जब नेहरू और अंबेडकर में नहीं बनती थी तो बदले की भावना भी हो सकती है कुछ। हो सकती है, तो क्या किया उन्होंने? कोई नोटिस जारी किया, कोई रिकवरी किया, मकान कोई गिरवी रखा, कुछ तो किया होगा। जैसे बैंक वाले बाइक का लोन नहीं दिया, बाइक उठा के ले जाता है। तो ये तो बड़ा एक पड़ताल का विषय है। चलिए, तो हम इस बातचीत को कंप्लीट कर रहे हैं और इसका एक दूसरा एपिसोड आप बिल्कुल देखना ना भूलें। और जैसा डॉक्टर साहब ने कहा है कि मैं भी पड़ताल कर रहा हूँ और आप भी पड़ताल करिए कि 6 लाख रुपए लोन जो भारत सरकार से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मैं इतिहास का छात्र हूँ, मैं वो कबड़ खोद देता हूँ। समझ गए? तो 6 लाख रुपए जो लोन लिया गया था उसका क्या हुआ? क्या सरकार ने माफ़ किया, या फिर जैसा मैंने कहा कि अम्बेडकर और नेहरू में आपसी मतभेद थे, तो क्या नेहरू ने बाबा साहब के अच्छे जाने दोस्त के भी बाद अच्छे दोस्त भी थे, लेकिन कई संगठनों के अनुसार बाबा साहब और नेहरू में मतभेद थे, तो क्या मतभेद तो रहेंगे ना, क्यों हाँ। नहीं रहेंगे? 2 पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, तो मतभेद तो रहेंगे, लेकिन मतभेद होने के बावजूद आप अच्छे दोस्त नहीं हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकता कि रोज़ थोड़ी है कि बाबू जगजीवन राम, अम्बेडकर और नेहरू मिलते थे तो रोज़ झगड़ा ही करते थे। कुछ भाई अच्छी बात भी करते होंगे। फिर बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ, तो बाबू जगजीवन राम ने जहाज का इंतज़ाम किया ना यहाँ से भेजने के लिए। हुँ? तो ऐसा नहीं है, ये जानबूझ के ये फैलाया गया है नैरेटिव कि नेहरू अम्बेडकर एकदम विरोधी थे। तो नेहरू अम्बेडकर के पुतले क्यों जलाए फिर? दोनों के साझा पुतले भी जलाए गए। उस समय आरएसएस ने दोनों के साझा पुतले भी जलाए। पूरा आरएसएस का एजेंडा है और उस बीजेपी एजेंडे पर उसकी पिच पर कुछ दलित संगठन भी खेले। हाँ, हाँ, वो पेड स्टाफ हैं। पेड स्टाफ है जो डांस कर रहा है। हाँ, पेड स्टाफ हैं। जी। चलिए, तो ये सवाल हम इस वीडियो में छोड़ करके जा रहे हैं कि आखिरकार वो 6 लाख रुपए का क्या हुआ। आप भी खोजिए, कांग्रेस के लोग भी खोजें, बसपा के भी खोजें, वामसिप के भी खोजें, और तमाम वो लोग जो डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती की तैयारियां कर रहे हैं बड़े विश्व स्तर पर, युद्ध स्तर पर, वो भी खोजें। और अगर मिल जाए तो हमें मेल करिए rahulnagpalofficial@gmail.com पर, हमें भी व्हाट्सएप बताइए। करिए, आप वो अम्बेडकर नामा पर करिए। और कर्ज बाकी है तो उसको चुकाइए भी अब। और अगर कर्ज बाकी है तो चुकाइए, नहीं बाकी है तो किसने दिया इसका खोज करिए। अगले वीडियो में हम ज़रूर बताएँगे। डॉक्टर साहब ने कहा कि 4-6 दिन, अभी 2-4 दिन लगेंगे खोजने में कि आखिरकार उस पैसे का हुआ क्या था। इस पूरी बातचीत के बारे में क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद।